हेलो फ्रेंड्स, मैं पारस कुमार आज आप लोगों के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जिनके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। खाली स्थान के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। वुडवर्थ, हॉलैंड, गैरेट या फिर थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए। वुडवर्थ के अनुसार जो बालक का विकास है वह आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। प्रश्न क्रमांक 2। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है ये कथन है वुडवर्थ का, जो दिया है हमें ऑप्शन सी में। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। 2 से 5 वर्षों तक, 6 से यौवन तक, 18 से 20 वर्षों तक या फिर 20 से 22 वर्षों तक। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है 6 से यौवन तक या फिर 6 से किशोर अवस्था तक। और आप लोग ध्यान रखें, इसके साथ साथ मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया था सिगमंड फ्राइड ने। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 4। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया। फ्राइड, वाटसन, एरिकसन या फिर कोहलर। राइट आंसर ऑप्शन सी। एरिकसन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ध्यान रखना, मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे माता और पिता दोनों से ही नैतिक नियमों को सीखते हैं। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 5। खालिस्तान के अनुसार इदम, अहम तथा पराअहम व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं। बंडूरा, एडलर, युंग या फिर फ्राइड। तो देखिए, जो सिगमंड फ्राइड हैं इन्होंने व्यक्तित्व के 3 घटक बताए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी। और ध्यान रखें आप लोग, जो इदम होता है इसका संबंध होता है जन्मजात तथा वंशानुक्रम क्षेत्र से। अहम अहम संबंधित होता है यथार्थ जगत से। और पराअहम संबंधित होता है नैतिक मूल्य और आत्मा की अंतःकरण की पुकार से। ओके। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? वाटसन, गुथरी, स्किनर या फिर थॉर्नडाइक। तो BF स्किनर का मानना है कि जो भाषा है वो भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। इसको थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। देखिए, BF स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है ना। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? एक ही क्रिया को बार बार करने पर परिपक्वता आती है। तो इसी तरह से क्या है, भाषा का विकास भी इसी तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक इसका मानना है स्किनर महोदय का। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो ये किया था चूहे पर। कई बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 7। अधिगम में प्रत्यय व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हेगार्टी, हल, पावलाव या फिर थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। थॉर्नडाइक ने अधिगम में प्रत्यय व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था किस पर? बिल्ली के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। और इसके साथ साथ ध्यान रखना, प्रत्यय व भूल के सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लियर।
प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? नामिक, क्रमिक, अनुपात या फिर अंतराल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, जो अनुपात होता है ये सबसे अच्छा होता है मापन के स्तरों में। क्यों होता है? क्योंकि इसमें मापन में त्रुटि की संभावना न्यूनतम रहती है। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी, शब्द साहचर्य परीक्षण या फिर 16 पीएफ परीक्षण। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान रखें कि प्रक्षेपी परीक्षण होते क्या हैं। तो प्रक्षेपी परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है तथा उसकी अभिव्यक्ति के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन होता है। तो जैसे रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है, टीएटी परीक्षण है, शब्द साहचर्य परीक्षण है, ये तीनों क्या हैं? ये होते हैं प्रक्षेपी परीक्षण। और जो 16 पीएफ है ये प्रक्षेपी परीक्षण नहीं होता है, इसलिए ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 पीएफ परीक्षण होता है अप्रक्षेपी परीक्षण। ओके, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा प्रतिपादित किया गया। आवश्यकता का जो पदानुक्रम सिद्धांत है, बताना किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया? वाटसन, कोहलर, मैस्लो या फिर पावलोव। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, मैस्लो ने किया था आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है पीयूष ग्रंथि। इसको कहा जाता है मुख्य ग्रंथि या अधिकारी ग्रंथि, क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित तथा निर्देशित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12। खालिस्तान ने सामूहिक आचेतन का संप्रत्यय दिया था? युंग, एडलर, फ्रायड या फिर सलीवन। तो जो युंग महोदय हैं इन्होंने दिया था सामूहिक आचेतन का संप्रत्यय, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 13। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत खालिस्तान द्वारा दिया गया था। ध्यान रखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो अधिगम का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है साथियों, वो दिया गया था स्किनर के द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि या आईक्यू खालिस्तान के बीच होती है? 50 से 59 के बीच, 90 से 109 के बीच, 70 से 89 के बीच या फिर 110 से 129 के बीच। तो जो औसत बुद्धि वाला बच्चा होता है या सामान्य बुद्धि वाला बालक होता है, इसकी जो बुद्धि लब्धि है वो 90 से 109 के बीच होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताना कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको खालिस्तान भी कहा जाता है। अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या फिर पुरस्कार द्वारा सीखना। तो देखिए, बंडूरा का कथन है कि जो बच्चे होते हैं वो प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको कहा जाता है निरीक्षणात्मक अधिगम। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में हमने केवल 15 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, जिनके एग्जाम में आने के बहुत ही अधिक चांस थे। डियर साथियों, वीडियो पसंद आया हो, रिक्वेस्ट है आप सभी से वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Thanks for watching this video.